重新遇见了我的儿子和重孙子。 आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ जिसका था आप सबको बेसब्री से इंतजार। द ग्रेट ग्रैंडमदर का सीजन 2 आ चुका है। पिछले सीजन ने दिल जीत लिया था, लेकिन इस बार कहानी और गहरी और ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है। अगर आपने सीजन 1 एंजॉय किया तो ये सीजन भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होगा जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजन 2 की स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट है। स्टोरी एक नए एंगल से शुरू होती है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लियांग को देखते हैं। आज इसका कॉलेज में फर्स्ट डे है। यंग बाओ और जाओ यांग लियांग के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो लियांग को एक टॉय भी देते हैं जो लियांग को पसंद नहीं आता। कहती है कि मुझे ये कार नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बच्चों वाले गिफ्ट पसंद आएंगे? ये सुन वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं। कहते हैं कि कितनी नाशुक्र लड़की है ये, इतना अच्छा कार मिला है और फिर भी ये नखरे करी है, खुश नहीं हो रही। लगता है इसके पेरेंट्स ने काफी सर पर चढ़ाया है इसे। यंग बाओ और जाओ यांग उसे मॉम कहकर माफी मांगते हैं तो ये सब सुन लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एक 80 साल का बुढ़ा एक छोटी सी लड़की को मॉम कह रहा है। ये सब क्या चल रहा है? लियांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगर किसी ने सीजन 1 नहीं देखा तो वो कंफ्यूज ना हो। 18 ईयर की लड़की ग्रैंड माँ कैसे बन गई, इसके लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। एक अवार्ड सेरेमनी में एक्सीडेंट की वजह से लियांग टाइम ट्रैवल करके 1955 से 2025 में आई थी। जब उसे होश आया तो वो देखती है कि वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, एक यंग लड़की में बदल गई है। वो खुद को मिरर में देखती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी सोल एक यंग लड़की में आ गई है। उसके बाद क्या हुआ सीजन 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यंग बाओ और जाओ यांग लियांग के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लियांग जाओ यांग को डांटती है और कहती है कि तुम भी यंग बाओ के साथ इस पागलपन में शामिल हो गए, कार तुरंत वापस ले जाओ, समझे? तो जाओ यांग फौरन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही लियांग यंग बाओ से पूछती है कि यान यांग कहाँ है, जिस पर यंग बाओ उसे बताता है कि वो तो सुबह सुबह ही कॉलेज भाग गया। आप जैसी लेजेंडरी साइंटिस्ट का ग्रेट ग्रैंडसन है तो कुछ बड़ा करने निकल गया होगा। यान यांग कुछ अच्छा करे ये होने से रहा नहीं। असल में यान यांग तो कॉलेज बंक करके दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। जब वो कॉलेज आता है तो वहाँ उसे काफी ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रही होती है। उसके चमचे कह रहे होते हैं कि हटो, रास्ते से नजर नहीं आ रहा कि स्कूल का फेमस बॉय यान यांग आ रहा है। उसके आने पर सब लोग उसे रास्ता दे रहे होते हैं। वो काफी एटीट्यूड के साथ एक कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ याओ याओ उसके लिए केक लेकर आती है। पिछले सीजन में ये यान यांग को भाव तक नहीं देती थी क्योंकि ये उसे पुअर समझती थी, लेकिन अब इसे पता चल गया है कि ये रिच है और जी फैमिली का ग्रैंडसन है, तो ये उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तभी इसे पटाने आ गई। ये उसे केक देखकर बोलती है कि यान यांग मैं तुम्हारे लिए छोटा सा केक लेकर आई हूँ, प्लीज अब तुम लियांग को पसंद करना छोड़ दो। यान यांग उस पर गुस्सा होने लगता है तो याओ याओ कहती है कि पहले मैं अंधी थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुन यान यांग इसके सर पर मार कर कहता है कि चल हट, नई शुरुआत वो भी तेरे साथ। ये उसे काफी बुरा भला कहता है। तभी सामने से लियांग आती है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है। कॉलेज में तो ये बॉस बना फिरता है, लेकिन लियांग के सामने ये शरीफ बन जाता है। ये अपने फ्रेंड से कहता है कि लियांग आ गई है, यहाँ हथौड़ा चाकू वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ उठाकर उस पर वार करो। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ता है और काफी एटीट्यूड के साथ जा रहा होता है। याओ याओ उसकी बात सुन खुश होती है, कहती है कि लगता है इस दफा इनके बीच काफी लड़ाई होने वाली है। अच्छा है दोनों का ब्रेकअप हो जाए, फिर मेरा चांस बढ़ जाए। लियांग को अब अच्छी खासी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसे क्या पता यान यांग लियांग पर एक उंगली तक नहीं उठा सकता। यान यांग लियांग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके लिए अम्ब्रेला खोलता है और उसका दोस्त उसके लिए वाटर बैलन काटता है। वो उसे काफी प्रोटोकॉल देते हैं जो देख याओ याओ शॉक्ड होती है। यान यांग अपने दोस्तों से कहता है कि तुम सब ढंग से लियांग की खिदमत करो, समझे? वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर है, और मुस्कुराकर लियांग की तरफ देखता है। इसे लग रहा है कि इसकी इस हरकत से लियांग खुश और इम्प्रेस होगी, लेकिन नहीं, लियांग को इसकी चीप हरकत पसंद नहीं आई। वो इसका कान पकड़कर कह रही है कि तुमने फिर से वही फजूल हरकतें स्टार्ट कर दी। तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्लास
क्लास अटेंड क्यों नहीं कर लेते? रोज रोज बस यही शोबाजी और ड्रामे ही करते रहते हो। यान यांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब प्लीज मेरा कान छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन लियांग ऐसे ही उसका कान खींचती रही। वहाँ खड़े आगे पीछे सभी लड़कियाँ ये सीन देख रही होती हैं। कहती हैं कि स्कूल का हैंडसम बॉय लियांग के साथ इतना अच्छा कैसे है, कहीं दोनों के बीच चक्कर तो नहीं चल रहा। बाकी सब तो एंजॉय कर रहे होते हैं, पर याओ याओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों को एक दूसरे के यूं करीब देख। कहती है कि ये वीआईपी प्रोटोकॉल तो मुझे मिलनी चाहिए थी। तभी से एकदम से ख्याल आता है। ये फौरन से अपनी पेस्ट्री लेकर लियांग की तरफ बढ़ती है। लियांग उसे देख सोचती है कि जिसकी ये बॉडी है ये उसकी बहन है। वो हमेशा मुझे नीचा समझती रही और हर वक्त मुझे दबाने की कोशिश करती रही। लियांग जानती है कि वो किस प्लान के तहत उसके पास आ रही है। याओ याओ जानबूझकर उसके करीब जाकर गिरती है ताकि उसके मुंह पर ये केक गिर सके, पर उल्टा होता है। लियांग उसका हाथ पकड़कर पेस्ट्री उसके खुद के मुंह पर डाल देती है और कहती है कि अब तुम ही खाओ ये। याओ याओ गुस्से से लाल होकर चिल्लाकर कहती है कि लियांग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही ये लियांग को देखती है जो काफी गुस्से से इसे देख रही थी, तो ये शांत हो जाती है और सोचती है कि ये जब भी मुझे ऐसे देखती है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। यान यांग को याओ याओ पर ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उसे खूब सुनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद से लियांग के आगे पीछे भी नजर आई तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, लियांग को स्टडी करनी है। ये सुन याओ याओ कहती है कि ये टॉपर वाली एक्टिंग करना बंद करो। मैंने इस दफा फिजिक्स कंपटीशन की लिस्ट तय की है, उसमें लियांग का नाम तक नहीं। यान यांग उसे कुछ बोलता तभी वहाँ प्रोफेसर शाओ आती है। उसे देख सब कह रहे होते हैं कि जल्दी देखो प्रोफेसर शाओ आ गई, ये तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों फील्ड की लेजेंड है। सुना है इस दफा वो यहाँ किसी स्टूडेंट को ढूंढने आई है। याओ याओ कहती है कि मैं तो पूरे शहर की पहली स्टूडेंट हूँ जिसने फिजिक्स कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया है, वो तो पक्का मुझे ही ढूंढने आई है। ये खुश होकर आगे बढ़ती है, लेकिन प्रोफेसर शाओ तो उसे इग्नोर करके लियांग के पास जाती है। इसका तो मोए हो गया। प्रोफेसर शाओ लियांग से कहती है कि इस दफा फिजिक्स कंपटीशन के क्वेश्चंस बनाने की जिम्मेदारी लेकर तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। लियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स का फिजिक्स लेवल किस हद तक पहुँच गया है। ये बोलकर वो प्रोफेसर शाओ के साथ जाने लगी। यान यांग भी छाता लिए उसके पीछे चल पड़ा, तो लियांग उसे पुश करके कह रही है कि तुम कहाँ पीछे चल रहे हो, जल्दी से अपना ये सारा बकवास सामान समेटो और निकलो यहाँ से। इसकी तो सबके सामने इंसल्ट हो गई। ये याओ याओ की इंसल्ट करने लगा। कहता है कि अయ్यो, ये तो वाकई जोरदार थप्पड़ जैसा था, वो भी इतनी जोर का कि आवाज दूर तक गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तुम। ये सुन सभी हंसने लग जाते हैं। तभी यान यांग को उसके भाई की कॉल आती है, वो वापस चाइना आ रहा है। ये सुन यान यांग खुश होता है। कहता है कि क्या सच में तुम वापस आ रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ये खुश होकर निकल पड़ा। याओ याओ को एक नया मुर्गा मिल गया। यान यांग ना सही, उसका भाई ही सही। कहती है कि जी फैमिली का छोटा बेटा तो हमेशा से ही ओवरसीज टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो तो यान यांग से भी ज्यादा सक्सेसफुल निकला। अगर मेरी सेटिंग जी फैमिली के छोटे बेटे के साथ हो गई तो क्या मैं लियांग को नहीं हरा सकती? इसने दिन दहाड़े सपना तो अच्छा देखा, लेकिन क्या ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? यंग वाओ और जाओ यांग नेशनल फिजिक्स सोसाइटी के बाहर लियांग का इंतजार कर रहे होते हैं। ये उसे पिक करने आए हैं। लियांग भी आ गई। यंग वाओ कहता है कि मामा, आपने क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत की है ना, थक गई होंगी आप। लियांग कहती है कि नंबर से डील करना तो बिल्कुल भी थका देने वाला नहीं होता और ना ही ये कोई मुश्किल काम है। जाओ यांग ने लियांग के लिए कार का दरवाजा खोला। तभी लियांग की नजर किसी चीज पे पड़ती है। वो यंग वाओ से कहती है कि वो देखो क्या है। यंग वाओ जब मुड़कर देखता है तो वहाँ एक प्यारा सा स्ट्रीक डॉग होता है। दोनों उसके पास जा पहुँचे। उसे देख यंग वाओ को अपना डॉग याद आता है जो लियांग ने बचपन में उसे दिया था। कहता है कि मामा, ये तो बिल्कुल पिनीकॉन जैसा लग रहा है, लेकिन पिनीकॉन तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। मम्मा, मुझे ये रखना है, मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। लियांग कहती है, क्या पता ये वाकई में पिनीकॉन हो जो तुमसे मिलने वापस आया हो। इस दफा तुम्हें इसका अच्छे से
ख्याल रखना होगा, क्या कर पाओगे? यंग बाओ इमोशनल होकर कहता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगा, इसे हेल्दी रखूंगा ताकि हमेशा मेरे साथ रहे, कभी मुझे छोड़कर ना जाए। जाओ यांग उनकी बातें सुन हैरान, कहता है कि ये तो मुझसे भी सीनियर निकला, अब क्या मुझे इसकी भी इज्जत करनी होगी? यंग बाओ कहता है कि जब ये मेरी जिंदगी में था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो उस डॉग को उठाने लगता है तो लियांग उसे रोकती है, कहती है कि यंग बाओ अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, जब तक डॉग को वैसलीन नहीं लग जाती उसे गोद में लेना रिस्की होगा। ये बोलकर वो उस डॉग को उठाने लगती है तो जाओ यांग सामने आ जाता है, कहता है कि मैं उठा लेता हूँ, कहीं ग्रेट ग्रैंड माँ के हाथ गंदे न हो जाएं। वो डॉग को प्यार से गोद में उठाकर कार में बैठ रहा होता है, तभी दो लड़कियां उसे देख लेती हैं, कहती हैं कि अरे वो तो जी ग्रुप का सीईओ है ना, एक स्ट्रीट डॉग को बचा रहा है, कितना केयरिंग है। वो उसकी पिक्चर लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं जो कुछ ही मिनट में वायरल हो जाती है। सब लोग जाओ यांग के बारे में कहने लग जाते हैं कि जी फैमिली का बड़ा बेटा ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा है। ये सब देख यंग बाओ तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया, कहने लगा कि पिनीकॉन उस चालाक इंसान से दूर रहना, कहीं उसकी बुरी आदतें तुम पर ना आ जाएं। ये सुन जाओ यांग कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे कह रहे हो? यंग बाओ कहता है कि हाँ जाओ यांग मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर चालाकियाँ कुछ ज्यादा ही हैं। जाओ यांग हैरान होकर कहता है कि कैसी चालाकियाँ? लियांग भी पूछती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? यंग बाओ कहता है कि क्लियरली तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ ने पिनीकॉन को सबसे पहले देखा था, लेकिन हॉट सर्च पर नाम किसका आया? तुम्हारा। देखो जरा, अगर तुमने उस डॉग को ना उठाया होता तो आज हॉट सर्च पर तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ का नाम होता। जाओ यांग कहता है कि मैं तो बस हेल्प कर रहा था, तो यंग बाओ कहता है कि अब क्या सफाई दे रहे हो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। ये सुन जाओ यांग फर्स्ट्रेटेड हो रहा होता है। यंग बाओ कहता है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ अभी टैलेंट शो के जरिए डेब्यू करके निकली, अभी तो उनका करियर ऊपर जा रहा था, उन्हें फैंस की जरूरत थी, और तुम क्या कर रहे हो? उनके साथ कंपटीशन में लग गए हो हॉट सर्च के लिए। तुम भी वायरल होना चाहते हो? इतने बड़े जी ग्रुप के सीईओ होने के बावजूद तुम्हें सुकून नहीं मिला? लियांग जाओ यांग का साथ देती है और यंग बाओ से कहती है कि इसने जानबूझकर थोड़ी किया है, बच्चों जैसी जिद मत करो अब। ये सुन यंग बाओ कहता है कि मम्मा आप मुझे ये कैसे कह सकती हो कि मैं जिद कर रहा हूँ, गलती तो उसकी है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहती? तो लियांग कहती है कि अगर ज्यादा शिकायतें की तो अगली दफा तुम्हें साथ लेके कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन यंग बाओ चुप हो जाता है, लियांग के सामने इसकी नहीं चलने वाली। जाओ यांग हंसने लगता है तो यंग बाओ कहता है कि हंस क्यों रहे हो, गाड़ी चलो। तभी उसे यान यांग की कॉल आती है, वो बताता है कि ग्रैंडपा मैं भाई को घर ले आया हूँ। तो लियांग कहती है क्या मुझे एक और ग्रैंडसन मिल गया? तीनों घर पहुंच गए। शाओयू को डॉग काफी पसंद आया, वो उसके साथ खेल रही होती है, तभी सामने से सांप आता है। लियांग ने देख लिया, वो उसे दूर होने का कहती है, लेकिन सांप शाओयू के काफी करीब था, वो हिल नहीं सकती, वरना सांप उसे डस भी सकता है। ये डरी हुई है। इससे पहले कि सांप उस पर हमला करता, तभी एक लड़का आकर बड़े एक्शन के साथ सांप को पकड़कर बांधकर बोरे में डाल देता है। इसने शाओयू की जान बचाई। वो शाओयू के पास आकर कहता है कि सब ठीक है, डरो मत, मैं हूँ ना। लियांग उसे देख हैरान होती है, क्योंकि वो कुछ उसके मरे हुए हस्बैंड जैसा लगता है। सोचती है कि इस जवान लड़की की पर्सनैलिटी कुछ मेरे हस्बैंड जैसी लग रही है, क्या ये वो हो सकता है? अब ये कौन है ये तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। जाओ यांग भी आ गया, शाओयू भागते हुए उसे गले लगा लेती है। जाओ यांग शाओयू के लिए काफी परेशान होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि घर में सांप कैसे आया। ये उसे खूब सुनाता है और शाओयू को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। लियांग को लग रहा है कि ये उसका 4th ग्रैंडसन है। कहती है कि शुक्र है शिंगयू ने शाओयू को बचा लिया। तभी यंग बाओ उसे बताता है कि वो शिंगयू नहीं, उसके नैनी फेंगयू का बेटा है, उसका नाम जिंग चौहान है, वो यहाँ सिर्फ गार्डन संभालने आया है। लियांग हैरान होकर उसे देखती है, सोचती है कि ये लड़का जी फैमिली का हिस्सा नहीं, फिर भी पता नहीं
नहीं क्यों उसे देख एक अजीब सा अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। अब ये सच में फेंग यी का बेटा है या जी फैमिली का हिस्सा, ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी यान यांग आता है और बताता है कि वो शिंग्यो को घर ले आया। तो यंग बाओ और लियांग अंदर जाते हैं और उससे मिलते हैं, जो अपनी फेक डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाकर सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने सबकी उम्मीदों पर खड़ा उतर के दिखाया। मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के कॉलेज से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। यंग बाओ तो डिग्री देख काफी खुश होता है और यान यांग को सुनाने लग जाता है। कहता है कि देखो, कुछ सीखो इससे। फिर फेंग यी से कहता है कि इतने साल विदेश में रहकर तुमने शिंगी का ख्याल रखा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अजीब बात यह है कि फेंग यी शिनयू की कामयाबी पर इतना खुश क्यों हो रही है, सोचने वाली बात है। लियांग चुपचाप इनकी बातें सुन रही होती है। यंग बाओ शिंग्यू से कहता है कि तुमने काफी मेहनत की। शिंग्यू इतरा कर कहता है कि कैसी मेहनत, स्टडी तो मेरे लिए सो इजी है। लियांग तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लेती है। कहती है कि तुम्हें थकन होगी भी कैसे, ये डिग्री तो फेक है। ये सुन यंग बाओ को तो जोर का झटका लगा। शिंग्यू गुस्से में आकर लियांग को धमकाने लगा। कहता है कि तुम हो कौन, लगता है कोई नई नौकरानी हो, ज्यादा जबान चलाई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यान यांग उसे चुप होने का इशारा कर रहा होता है। पूछता है कि अरे भाई तू चुप हो जा, तुझे नहीं पता कि तू किससे बात कर रहा है। तभी यंग बाओ उसे डांटता है। कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और बताने ही वाला होता है कि ये उसकी ग्रेट ग्रैंड माँ है, लेकिन लियांग आंखों से मना कर देती है। फिर लियांग सबको डिग्री का सीक्रेट बताती है। असल डिग्री में लाइट सेंसिटिव फाइबर और कलर चेंजिंग डिजाइन होता है, जो लाइट पड़ने पर बदल जाता है। तुम्हारा तो एकदम फेक है, तुमसे तो एक ढंग का फेक सर्टिफिकेट भी नहीं खरीदा गया। ये सुन यंग बाओ और यान यांग डिग्री को घूरने लगे। शिंग्यू गुस्सा होकर कहता है कि बकवास बंद करो, तुम तो उस यूनिवर्सिटी कभी गई भी नहीं। यान यांग उसे शांत होने का कहता है, लेकिन जैसे ही वो लियांग को देखता है जो उसे गुस्से से देख रही थी, तो कहता है कि भाई तुम्हें लियांग जैसी कमाल की लड़की के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। शिंग्यू कहता है कि किस हक से? तो लियांग कहती है कि यंग बाओ की जान मैंने बचाई, अब बताओ किस हक से नहीं। तभी फेंग यी कहती है कि ओह, तो ये है मिस्टर जी की जान बचाने वाली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे यंग मास्टर पर इल्जाम लगाएंगी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त जब फेक सर्टिफिकेट का मसला सामने आया तो वो लियांग ही थी जिसने उन्हें एडवाइस दिया, जो काफी यूनिक और पावरफुल भी था। यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी बात मान भी ली थी। प्रेजेंट में यंग बाओ कहता है कि मुझे लियांग पर पूरा भरोसा है और मैं अभी किसी को भेजता हूँ तुम्हारे ग्रेजुएशन की सच्चाई जानने के लिए। तभी शिंग्यू कहता है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। फाइनली ये मान जाता है कि इसने झूठ बोला। कहता है कि दादाजी, मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। तो यंग बाओ गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये तो हद हो गई, तुम तो झूठ बोलना भी सीख गए हो। जरा अपने भाइयों को देखो, तुम्हारा बड़ा भाई जाओ यांग जब वो विदेश में पढ़ रहा था तो अपने खर्चे खुद उठा रहा था। दूसरा भाई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से सुपरस्टार बना, सब कुछ अपने दम पर किया। और छोटा, छोड़ो इसका तो जिक्र ही मत करो। ये सुन यंग बाओ कहता है कि अरे ग्रैंडपा, ऐसा तो मत कहो ना, मैं स्कूल में सालों तक छाया रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने दम पर हासिल किया है, अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाई है। ये सुन यंग बाओ से थप्पड़ दे मारता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में। फिर शिंग्यू से कहता है कि 4 साल तक तुम बाहर रहे, हर महीने 2-3 लाख में बेचता रहा। ये सुन यांग यांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या 2-3 लाख, और मुझे तो यहाँ खाने के पैसे भी नहीं मिलते थे। यंग बाओ कहता है तू तो दूर हट। फिर शिंग्यू से कहता है कि मुझे लगा तुम छोटे हो, कहीं तकलीफ ना हो, इसलिए इतने पैसे बेचता रहा, और तुमने ऐसे थैंक यू बोला मुझे। आज के बाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर गुस्से में उसे मारने जाता है, लेकिन लियांग उसे रोकती है। कहती है कि तुम्हें तो हर बात पे गुस्सा आता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादा गुस्सा करने वाले ज्यादा दिन नहीं जीते, ऊपर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। यंग बाओ शांत हो गया। तभी शिंग्यू कहता है कि तुम होती कौन हो बे, अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है दादाजी तुम्हारी बात सुनेंगे? तभी यंग बाओ कहता है कि ठीक है, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ।
ये सुन शिंग्यू और फेंगी सोच में फंस जाते हैं कि छोटी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि ग्रैंडपा इसकी बात मानकर ऊपर चले गए। लियांग शिंग्यू को गुस्से वाली नजरों से देखते हुए जाती है तो शिंग्यू डर जाता है। कहता है कि इस लड़की की मौजूदगी इतनी स्ट्रांग है कि बस एक नजर डाली और मेरी रूह तक कांप गई। फेंगी कहती है कि समझ नहीं आ रहा, जो आदमी 10-10 कंपनी संभालता था उसके सामने तो ये ऐसे सीधा हो गया जैसे कोई मासूम बच्चा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग और यंग वाओ साथ में ताइची एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि फेंगी अपने बेटे को डांट रही होती है। कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ। जिंग चौहान कहता है कि मैंने मिस्टर जी से वादा किया है, थोड़े दिनों में फूल लगा दूंगा फिर चला जाऊंगा। फेंगी कहती है कि मिस्टर जी का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो, मेरी बात सुनो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तभी यंग वाओ उनके पास जाता है। वो उसे रोकता है क्योंकि वो उसके काम से काफी इम्प्रेस होता है और उसने शाओयी की जान भी बचाई। कहता है कि ये यहाँ रुककर काम करे, लेकिन फेंगी कहता है कि इसका यहाँ क्या काम, ये विलेज में रहा है, इसे वहीं रहना चाहिए, ये शहर इसके लिए नहीं है। तभी लियांग कहती है कि अगर हम चौहान को बिना कुछ वजह के निकाल दें तो लोग क्या सोचेंगे, यही समझेंगे कि जी खानदान अपने काम करने वालों पे जुल्म करता है। जिंग चौहान थैंक्स कहता है। तभी यंग वाओ कहता है कि फेंगी तुम जिंग चौहान के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो, ये तुम्हारा अपना बेटा है। ये बोलकर वो चौहान के साथ अंदर चला जाता है। फेंगी घबराई हुई है, ये नहीं चाहती कि जिंग चौहान यहाँ रहे, जरूर कोई राज है जो ये किसी को पता चलने नहीं देना चाहती। ये भी अंदर भाग गई। लियांग असिस्टेंट से पूछती है कि फेंगी अपने बेटे के साथ हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, तुम्हें क्या लगता है फेंगी और उसके बेटे के दरमियान रिश्ता कैसा है? असिस्टेंट बताता है कि असल में फेंगी अपने खुद के बेटे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, बल्कि इन सालों में वो हमेशा छोटे साहब शिंग्यू के साथ अब्रॉड में थी। इस दौरान उसने जिंग चौहान की कभी खबर तक नहीं ली, एक बार भी फोन नहीं किया। जिंग चौहान तो वैसे भी काफी मासूम सा बच्चा है, उसकी हालत देखकर बुरा लगता है। ये सुन लियांग थोड़ी हैरान होकर कहती है कि दूसरे के बेटे से ज्यादा प्यार और अपने खुद के बेटे को भूल जाना, अगर तुम उसकी जगह होते तो ऐसा करते? असिस्टेंट खुद सोच में पड़ गया, इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वहीं घर के अंदर शाओयी पिनीकॉन के साथ हॉल में खेल रही होती है, जिससे शिंग्यू की नींद खराब होती है। वो बाहर आकर शाओयी से कहता है कि शोर क्यों मचा रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं सो रहा हूँ। शाओयी कहती है कि अंकल 12 बज चुके हैं, अभी तो लंच का भी टाइम हो गया है। ये सुन शिंग्यू गुस्सा होकर कहता है कि एक तो तुमने मेरी नींद हराम कर दी, ऊपर से जबान भी चला रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? ये बोलकर वो गिलास उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। इससे पहले कि वो गिलास शाओयी को लगता तभी सही समय पर जिंग चौहान उसके सामने आ जाता है। वो शाओयी को बचा लेता है, लेकिन उसका हाथ छली हो जाता है। वो शिंग्यू से कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, कहीं बच्ची को चोट न लग जाए। शिंग्यू उसके पास जाकर कहता है कि तुम एक नौकर हो, मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारता है, जिससे जिंग चौहान टूटे हुए गिलास के टुकड़ों पर गिर जाता है और उसका हाथ और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। शोर की आवाज सुन फेंगी भागते हुए वहां आती है। शिंग्यू उससे कहता है कि नैनी तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, मैं तुम्हारे बेटे को मारा हूँ, कोई मसला तो नहीं? फेंगी जिंग चौहान की तरफ देखती है जो काफी तकलीफ में होता है, लेकिन उसे अपने बेटे पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। मुस्कुराकर कहती है कि छोटे साहब आप इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं, समझ लीजिए मेरी तरफ से आप उसे थोड़ी सबक सिखा रहे हो। काश इसमें आप जैसी आधी भी अकल होती तो मुझे इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। शिंग्यू कहता है कि सुना तुमने, तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें मारूं। शाओयी कहती है कि छोड़ो इसे। शिंग्यू कहता है कि तुम दूर हटो। जिंग चौहान उसके आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है तो शिंग्यू कहता है कि ये किस नजर से देख रहे हो, मुझे घूर कर देखने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस घर में एक कुत्ते की तरह जिंदगी कैसी गुजारी जाती है। वो गुस्से में ऐसे उठा
आकर उसके सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियांग वहां आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर रोकती है, कहती है कि क्या तुम वाकई में जी खानदान से हो? तुम जैसे लोग जी खानदान का नाम रखने के लायक नहीं हो। वो इसका हाथ इतने जोर से पकड़ती है कि उसे काफी तकलीफ होती है। फेंगी लियांग से कहती है कि ये जी खानदान का है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम छोटे यंग मास्टर को मारो? तो लियांग कहती है कि जी खानदान में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। इसकी गुस्से भरी आंखें देख फेंगी डर के मारे नीचे गिर जाती है। तभी लियांग असिस्टेंट से कहती है कि तुम शाओयी को ले जाओ, मुझे इस शिंग्यू को अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा, और धक्का देकर उसे गिरा देती है। फेंगी भागते हुए बाहर जाती है ताकि किसी को बुला सके और शिंग्यू को बचा सके। शिंग्यू कहता है कि तुमने बस इत्तेफाक से ग्रैंडपा की जान बचाई थी और तुम सच में ये सोच रही हो कि तुम कोई बड़ी चीज हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगा। ये बोलकर वो टेबल उठाकर लियांग को मारने वाला होता है, लेकिन जिंग चौहान बीच में आता है और शिंग्यू को रोककर लियांग को बचा लेता है। फिर शिंग्यू से कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, लियांग को बीच में मत लाओ। लियांग उसकी तरफ देख सोचती है कि जिंग चौहान को जितना देखूं उतना ही अच्छा लगता है और अपनापन महसूस होता है। इसे लग रहा है कि जिंग चौहान में असली जी फैमिली की रूह है। ये शिंग्यू के पास जाती है और कहती है कि जी फैमिली हमेशा से ही इज्जतदार और पढ़े लिखे लोगों का खानदान रहा है। उनके लहजों में नरमी होती है, बात करने की तमीज होती है, लेकिन तुम में तो एक भी अच्छाई नजर नहीं आती। जी फैमिली में तुम जैसे बदतमीज कैसे पैदा हो गए? लियांग की बातों में इतना खौफनाक असर था कि शिंग्यू गिर पड़ता है। लियांग उसे कहती है कि जिंग चौहान से फौरन माफी मांगो। शिंग्यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहती हो कि मैं एक नौकर से माफी मांगू? सपना देख रही हो क्या? ये बोलकर वो जाने लगता है तो लियांग उसके सीने पर पाँव रखकर दबोच लेती है और कहती है कि अभी के अभी माफी मांगो। शिंग्यू उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पाता। कहता है कि मैं उठ क्यों नहीं रहा? क्या ये लड़की मार्शल आर्ट्स जानती है? तभी फेंगी जाओ यांग को लेकर आती है, कहती है कि बड़े साहब जल्द ही कुछ कीजिए, वो छोटे साहब को मार ही डालेगी। लियांग कहती है कि जाओ यांग तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जाओ यांग कहता है कि जैसा लियांग चाहेगी वैसा ही होगा। फेंगी परेशान होकर कहती है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम उस गैर लड़की का साथ दे रहे हो। तो जाओ यांग कहता है कि फेंगी तुमने जी खानदान की सालों तक सर्विस की है, लेकिन अगर तुमने लियांग की दोबारा बेइज्जती की तो जी खानदान बिना सोचे समझे तुम्हें निकाल देगा। शिंग्यू भी कहता है कि भाई तुम इस लड़की का साइड क्यों ले रहे हो? क्या तुम पहले मेरा साथ नहीं देते थे? लियांग ने इसे छोड़ दिया, ये जाकर बैठ गई। फेंगी भागकर शिंग्यू के पास जाती है। इसे अपने बेटे से ज्यादा शिंग्यू की फिक्र है, जो काफी अजीब बात है। लियांग कहती है कि 10 सेकंड में माफी मांगो, नहीं तो मैं यंग बाओ के पास जाकर पूछूंगी कि कैसा नालायक पोते को पाला है। शिंग्यू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी का नाम लेने की? तभी फेंगी कहती है कि चुप रहो, कहीं मिस्टर जी को पता न चल जाए। वैसे भी वो कुछ साल के मेहमान हैं, थोड़ा सोचो उसकी जायदाद का क्या होगा। तुम्हें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। आखिरकार जायदाद की लालच में शिंग्यू माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। ये जिंग चौहान के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर लियांग से कहता है कि माफी मांग ली, बस अब ठीक है ना? ये जाने लगा। तभी लियांग कहती है कि तुमने देर कर दी, 10 सेकंड बीत गए हैं, अब तुम्हें जी फैमिली से निकाल दिया गया है। ये सुन शिंग्यू भड़क गया, कहने लगा कि तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। ये गुस्सा होके सब कुछ तोड़ने लगा। तभी यंग बाओ की आवाज आती है, कहता है कि लगता है किसी ने जी फैमिली में बगावत छेड़ दी है। यंग बाओ गुस्से से सबको देखने लगा। शिंग्यू इतरा कर लियांग से कहता है कि दादाजी आ गए हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जी फैमिली में किसकी चलती है। तो लियांग कहती है ठीक है, फिर खुद ही देख लो कि मैं जी फैमिली को लीड करने के लायक हूँ या नहीं। शिंग्यू यंग बाओ से कहता है कि दादाजी ये लड़की तो सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही है कि इसने आपकी जान बचाई थी, अब ये जी हाउस में अपनी मर्जी चला रही है और मुझे ही निकालने की धमकी दे रही है। क्या इस घर में कोई नहीं जो इसे समझा सके कि नौकरों को कैसे बर्ताव करना चाहिए? ये सुन यंग बाओ उल्टे हाथ से उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि बकवास बंद करो, जी फैमिली में कोई भी लियांग के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर असिस्टेंट से जिंग चौहान की मरम पट्टी का बोलकर फेंगी से कहता है कि शिंग्यू का सामान बांधो और उसे अभी के अभी यहाँ से निकाल
निकाल दो। फेंगी कहती है कि मिस्टर जी आप अच्छी तरह से सोचिए, तो शिंग्यू उसे आगे बोलने से रोकता है। कहता है कि छोड़िए, कुछ कहने की जरूरत नहीं, लियांग ही इस खानदान की मेंबर है, मैं तो बस एक गैर हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम सबको पछतावा होगा। ये जाने लगा तभी लियांग इसे रोकती है। शिंग्यू खुश कि लियांग हार मान गई, वो उसे रोकेगी, लेकिन नहीं। लियांग इसे कहती है कि तुम्हारे पास जी फैमिली का जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ छोड़ कर जाओ। शिंग्यू शॉक्ड होकर कहता है कि क्या? लियांग कहती है कि एटीएम कार्ड, कपड़े, जूते, हर एक चीज, कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं। शिंग्यू गुस्से से हंस पड़ा। कहता है कि दादाजी आप सुन रहे हैं ना, और बड़े भाई आप भी चुप हैं। वो मुझे इस तरह जलील कर रही है और आप दोनों बस चुपचाप तमाशा देख रहे हो। जाओयांग कहता है कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ, लियांग जो कहेगी वही होगा, तो चलो भाई कपड़े उतारो। ये बोलकर वो मन ही मन हंसने लगा। शिंग्यू यंग बाओ की तरफ देखता है ताकि वो उसके लिए कोई स्टेप ले, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो शिंग्यू बाथरूम उठाकर फेंक कर कहता है कि मैं जी शिंग्यू हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने इस तरह जलील नहीं किया। अब चाहे तुम मुझे कितनी बार बुला लो, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। ये बोलकर वो जाने लगता है तो जाओयांग कहता है कि भाई जूते और कच्छा छोड़ो, अगली बार लौटा देना। शिंग्यू गुस्से से जूते उतार कर चला गया। यंग बाओ कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी औलाद में ऐसा निकम्मा कैसे पैदा हो गया। ये गुस्से में बैठ गया। तभी फेंगी उसके सामने घुटनों पे बैठकर कहती है कि मिस्टर जी, छोटे साहब तो सिर्फ एक बच्चे हैं, अगर आप उन्हें इस तरह निकाल दोगे तो वो कैसे जिएंगे? वो आपका अपना खून है। क्या आप वाकई किसी आउटसाइडर के कहने पर अपने ही पोते को यूं भूल जाएंगे? लियांग कहती है कि सही कहा, वाकई किसी आउटसाइडर के बहकावे में नहीं आना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आज शिंग्यू की जो हालत है उसमें आधी गलती उसकी अपनी और बाकी आधी गलती तुम्हारी है। ये सुन फेंगी घबरा कर कहती है कि मिस लियांग आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। छोटे साहब के पैदा होने से लेकर अब तक मैं ही उनका हर वक्त ख्याल रखती आई हूँ। मैंने ही उन्हें अपने हाथों से पाला है और हमेशा से उनका भला ही चाहा है। मिस्टर जी आपने खुद ही तो सब कुछ देखा है ना? यंग बाओ कहता है कि हाँ सही कहा। ये सुन फेंगी मन ही मन खुश कि यंग बाओ उसका साथ देगा, लेकिन नहीं। वो कहता है कि अगर लियांग ने मुझे वक्त पर ना बताया होता तो मुझे सच का पता चलता ही नहीं। मैं तो तुम्हें अब तक एक वफादार नौकरानी समझता रहा, तुम्हें निकाला जा रहा है। आज के बाद तुम जी खानदान का हिस्सा नहीं। फेंगी को तो सदमा लग गया। कहने लगी कि मैंने 20 साल से जी फैमिली की खिदमत की है, इनाम ना दे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बेइज्जती तो मत करें। यंग बाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो जाओयांग से कहकर इसे निकालने का बोलता है, जिसके बाद इसे उसके बोरिया बिस्तर के साथ घर से निकाला जाता है। जिंग चौहान उसकी हेल्प करने आता है तो फेंगी कहती है कि दूर हटो, आए हो मेरी बेबसी देखने, ये दिन भी देखना बाकी था। जिंग चौहान उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि माँ मैंने अपनी सैलरी एडवांस में ले ली है, ये पैसे आप रख लो। फेंगी कार्ड उसके मुंह पर फेंक कर कहती है कि ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अगर तुम जैसे नीच इंसान ने ये तमाशा खड़ा ना किया होता तो मिस्टर जी और छोटे साहब के बीच कभी ये झगड़ा ना होता। मुझे तुम्हारी नीयत पर शुरू से शक था, तुम्हें तो सिर्फ जी खानदान में चिपक कर रहना है, मैं सब जानती हूँ। ये बोलकर फेंगी चली गई। ये सब लियांग देख रही होती है। वो जाओयांग से कहती है कि अब तुम्हें भी लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। जाओयांग कहता है कि मैंने ऑलरेडी आपके कहने पर अपने असिस्टेंट और नौकरों से पूरी जानकारी ले चुका हूँ और मुझे पता चला है कि जिंग चौहान ने इन सालों में अपनी फीस खुद पार्ट टाइम जॉब करके जमा की है और इतने मुश्किल हालात के बावजूद उसने कंट्री का टॉपर बन के दिखाया, लेकिन फेंगी ने उसकी एडमिशन लेटर फाड़ दिया। उसने पूरी कोशिश की कि वो गाँव में ही रहे। लियांग पूछती है कि जिंग चौहान और शिंग्यू का बर्थडे कब है? जाओयांग बताता है कि बहुत अजीब बात है, दोनों के बर्थडे में आधे दिन का ही फर्क है। मैंने चुपके से लोग बेचकर जिंग चौहान और शिंग्यू के बालों का सैंपल इकट्ठा करवा लिया है और डीएनए टेस्ट के लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। लियांग पूछती है कि टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा? जाओयांग बताता है कि नॉर्मली 1 हफ्ता लगता है, लेकिन मैंने कनेक्शन से काम निकलवा लिया है, 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर शिंग्यू वाकई जी फैमिली का हिस्सा नहीं निकला तो यान यांग का
दिल टूट जाएगा। दोनों बचपन से सबसे करीब रहे हैं। लियांग कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, सच में तुम में थोड़ी सी जी खानदान के वारिस वाली बात दिख रही है। पगला शर्मा गया, कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ जब यान यांग को पता चलता है कि शिंग्यो को घर से निकाला गया तो वो उसके पास पहुंचता है। कहता है कि भाई तुम्हारे साथ गेम खेलने का अलग ही मजा है। वैसे सुना है तुम्हारा ग्रैंडपा और लियांग से झगड़ा हो गया है, चलो ग्रैंडपा से माफी मांग लो यार। और लियांग भी अपनी है, कोई गैर तो नहीं। शिंग्यो गुस्से में मोबाइल फेंक कर कहता है तो क्या मैं आउटसाइडर हूँ। ये गुस्सा होकर चला गया। यान यांग इसके पीछे कहने लगा कि रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शिंग्यो कहता है कि अगर तुमने उसका नाम दोबारा लिया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तू वाकई में मेरा भला चाहता है तो मुझे थोड़े पैसे दे दे। पैसों का सुनकर यान यांग की तो सांस ही अटक गई। क्या करें, भाई है, देना होगा। ये उसे अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है तो शिंग्यो कहता है कि 4000 युआन, बस इतना ही। यान यांग कहता है कि ये 4000 युआन मैंने दिन रात मेहनत करके बचाए हैं और सब कुछ मैं तुझे ट्रांसफर कर चुका हूँ। तो शिंग्यो कहता है कि छोटे भाई, तुझे याद है बचपन में जब तुझे सिगरेट पीना होता था तो वो मैं ही था जो डैड की महंगी सिगरेट चुरा कर तुझे ला कर देता था। और याद है जब तूने डैड का वो एंटीक फ्लावर वास तोड़ दिया था, तब मैं ही था जिसने तेरे लिए दोष अपने सर ले लिया था। उसके बाद मुझे डैड से 2 बार मार भी पड़ी थी। आज जबकि मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, जी नहीं पा रहा, तो तू बस खामोश होकर तमाशा देखता रहेगा, मुझे मरने के लिए छोड़ देगा। यान यांग कहता है कि मुझे सब याद है, लेकिन मेरे पास वाकई कोई पैसा नहीं बचा। तभी शिंग्यो की नज़र उसके कार पे पड़ती है। कहता है कि छोटे भाई, मेरे पास एक तरीका है, तू अपनी स्पोर्ट्स कार मुझे दे दे, मैं काम चला लूंगा। ये सुन यान यांग फ्रीज हो गया। यान यांग के लिए भाई पर जान कुर्बान कार क्या चीज है, ये मान गया। कहता है कि ठीक है भाई, तू जरा रुक, मैं कार चमका कर आता हूँ। इसके जाते ही वहाँ याओ आती है। वो शिंग्यो को देख कहती है कि अच्छा, तो ये है जी फैमिली का छोटा नवाब। वाह, कितना स्मार्ट है। वाकई जितना सुना था उससे कई ज्यादा चार्मिंग निकला। ये उसके पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है कि मैं हूँ यू फैमिली की बेटी याओ। मैं काफी टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। पगली शर्मा गई और शिंग्यो हैरान रह गया। कहता है कि ठीक है, तो पहले मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। याओ शॉक। तो शिंग्यो कहता है कि मैं आजकल एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ी इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा हूँ, और तुम्हें तो पता है ना मैं कौन हूँ। मैं अपनी पर्सनल बातें हर किसी को नहीं बताता, बस उनको बताता हूँ जो दिल से मेरे अपने होते हैं। ये बोलकर जब वो जाने लगता है तो याओ उसे रोककर कहती है कि मैं इन्वेस्ट करूंगी, भी चैट में ऐड करो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। इसने लड़के को इम्प्रेस करने के लिए अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, पर शिंग्यो के लिए ये कम है। कहता है कि सिर्फ 30,000 भिखारी समझा है क्या मुझे। याओ नर्वस होकर कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी पैसे इकट्ठा करी हूँ, जैसे ही पूरे होते हैं मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। तभी यान यांग शिंग्यो को बुलाता है तो शिंग्यो याओ को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैं सच कह रहा हूँ, दिल से चाहने लगा हूँ तुम्हें। इसकी झूठी रोमांटिक बातें सुन लड़की तो शर्मा गई। उसके जाते ही ये अपनी मॉम को कॉल करके कह रही है कि माँ जी फैमिली का छोटा बेटा मुझे अपने साथ इन्वेस्ट करने के लिए मना रहा है, चलो हम भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी यू फैमिली भी टॉप पर पहुंच जाए। मॉम कह रही है लेकिन हमारे घर में पैसों का इशू चल रहा है, तुम्हें पता तो है ना, कैश तो पहले ही आईसीयू में पड़ा है, तू और जख्मी करने चली है। याओ कह रही है कि हमारे पास एक फ्लैट है ना जो आराम से 1 करोड़ तक बिक सकता है। मॉम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। याओ शिंग्यो की बातों में आके बेवकूफ बन गई और माँ याओ की बातों में ये फ्लैट बेचकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, ये सोच के कि शिंग्यो इन्हें अमीर बना देगा और इनकी यू फैमिली फिर से रिच फैमिली बन जाएगी। लूटने वाले को लूटने वाले ने लूट लिया। दूसरी तरफ जब लियांग कॉलेज से घर आती है तो उसका असिस्टेंट उसे फाइल देकर कहता है कि सॉरी मैम, आप अभी कॉलेज से घर आई थी और मैंने तुरंत आपको
ऑफिस का काम थमा दिया। लियांग कहती है कि कंपनी संभालना रिसर्च से तो अच्छा है ना। तो असिस्टेंट उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जब से बड़े साहब ने ग्रुप आपको दिया है तब से सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप जैसे लोग होना किसी भी टीम के लिए लकी बात है। लियांग उससे पूछती है कि यान यांग कहाँ है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया, फोन भी नहीं मिल रहा, उसकी गाड़ी का लोकेशन चेक करो। असिस्टेंट उसका लोकेशन चेक करता है तो थोड़ा हैरान होकर लियांग को बताता है कि यान यांग सर तो जाओ यांग में है। ये सुन लियांग भी थोड़ी हैरान। असिस्टेंट बताता है कि वो जगह ग्रे बिजनेस में इन्वॉल्व है। ऊपर से तो एक टी हाउस लगता है लेकिन असल में वो एक कैसीनो है और वहाँ तो बड़े लेवल की गैम्बलिंग होती है। सब कुछ दाव पर लगता है। छोटे मालिक वहाँ क्या करने गए हैं। लियांग समझ गई कि यान यांग मुसीबत में है। ये असिस्टेंट से कहती है कि यान यांग के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी या पैसों में बदलने वाली चीजें हैं सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। मैं पहले निकल रही हूँ, तुम बाद में मेरे पीछे वहाँ आ जाना। ये फौरन वहाँ से निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ शिंग्यू यान यांग को कैसीनो लेकर आया और उसे गैम्बलिंग करने के लिए फोर्स भी किया। यान यांग थोड़ा नादान ये शिंग्यू की बातों में आ गया। गेम खेलने लगा। ये डर भी रहा है और खेल भी रहा है। गेम स्टार्ट हो गया। यान यांग कांपते कांपते अपने कार्ड्स को उठाकर आंखें बंद करके देखने लगा। नंबर्स अच्छे नहीं। ये उदास होकर शिंग्यू से कहता है कि भाई लगता है मैं हार गया। मोटू बॉस अपने कार्ड्स उठाकर कहने लगता है कि सॉरी यार गलती हो गई, छोटे साहब तुम फिर से हार गए। शिंग्यू कहता है कि ये देखो हमने जो स्पोर्ट्स कार गिरवी रखी थी पूरे 1 मिलियन की, वो हम हार गए। ये सुन यान यांग को तो सदमा लग गया। कहता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम इतनी जल्दी कैसे हार गए। तो फिर मैं नहीं खेल रहा। ये जाने लगता है लेकिन शिंग्यू इसे जाने नहीं दे रहा। कहता है कि अगर तुम अभी चले गए तो वाकई सब कुछ हार जाओगे। याद है डैड ने तुम्हारे लिए एक विला खरीदा था, वो भी इस कैसीनो में गिरवी रखा जा सकता है। ये बोलकर वो सोचने लगता है कि अगर तुम खेलना बंद कर दोगे तो मैं कमीशन कैसे बनाऊंगा। तुम 1 मिलियन हारोगे तो मुझे 2 लाख मिलेंगे। यान यांग कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। शिंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई कभी तुमसे धोखा करेगा क्या। फिर जैंग अकाउंटेंट को बुला कर कहता है कि जल्दी आओ गिरवी का प्रोसेस संभालो। यान यांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिंग्यू लालच में आकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अकाउंटेंट आकर उसके नाम पर प्रॉपर्टीज देखने लगता है तो तभी उसे पता चलता है कि यान यांग के नाम पर कोई विला है ही नहीं। कहता है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाता है कि ये विला यान यांग के नाम पर नहीं है। ये सुन शिंग्यू यान यांग दोनों ही हैरान। शिंग्यू पूछता है कि ये क्या हो गया। यान यांग कहता है कि मुझे नहीं पता। शिंग्यू कहता है कि क्या मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। ये तो परेशान हो गया। कमीशन हासिल करने का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। तभी यान यांग कह रहा है कि लगता है ऊपर वाला भी मुझे सिग्नल दे रहा है कि मुझे अब और खेलना नहीं चाहिए। ये जाने लगा। शिंग्यू ने इसे फिर से रोक लिया। तभी मोटू बॉस कहता है कि कोई बात नहीं जी यान यांग सर, कैसीनो तुम्हें 5 मिलियन का लोन दे सकता है। मैं यकीन करता हूँ जी फैमिली की रेपुटेशन को देखते हुए तुम कभी भी उधार चुकाने से इनकार नहीं करोगे। बस एक डॉक्यूमेंट में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। मोटू बॉस ने डॉक्यूमेंट्स उसके आगे रखवा दिया। रकम देख यान यांग शॉक्ड होकर कहता है कि 5 मिलियन, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। ना बाबा ना, मैं जवानी में नहीं मरना चाहता। शिंग्यू कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम बस लोन लो। तुमने जो ये 1 मिलियन हारे हैं, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तब भी वो तुम्हें मार ही डालेंगे। लेकिन अगर तुम ये सारे हारे हुए पैसे जीत कर वापस ले आए तो ग्रैंडपा तुम्हारी तारीफ करेंगे, बोलेंगे क्या कमाल का लड़का है। तो चलो लगाओ फिंगरप्रिंट। इसने जबरदस्ती यान यांग का हाथ पकड़ के फिंगरप्रिंट लगवा दिया। यान यांग बुरी तरह से फंस गया। अब इसे ये गेम खेलना होगा। अब ये रोए या सूली पर लटक जाए, यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। सो ना चाह कर भी इसे ये गेम खेलना होगा। शिंग्यू ने कार्ड्स बिछाना स्टार्ट करवा दिया। कहने लगा कि चलो बड़ा खेल खेलते हैं, 50 लाख से बाजी लगाओ, तुम जीत सकते हो। यान यांग प्रे करने लग गया कि वो ये गेम जीत जाए, लेकिन इसे क्या पता शिंग्यू इसे जीतने नहीं देगा।
ये से हरवा के अपना कमीशन बढ़ाना चाहता है। यान यांग ने अपने कार्ड्स देख लिए। अफसोस इसके पास नंबर अच्छे नहीं। शिंगयू मन ही मन खुश और मोटू बॉस को इशारे से बताता है कि बच्चा हार गया, इसे लूट लो। मोटू बॉस कहता है कि अरे यान यांग 1 करोड़ की बाजी लगाओ ना, खेलोगे या भाग जाओगे। यान यांग डरते हुए पसीने की हल्की बूंदे सोच में डूबा हुआ खुद से कहता है कि अगर नहीं खेला तो डायरेक्ट 50 लाख का लॉस, लेकिन अगर फॉलो किया तो हो सकता है कि और भी बुरा हो। उफ, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मोटू बॉस कहता है कि सुनो छोटे मालिक, अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो ये सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। सब हंसने लगे। शिंगयू ने अपने फायदे के लिए इसे बुरी तरह से फंसा दिया। यान यांग परेशान करे तो क्या करे। तभी दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें वहाँ ये देखने के लिए कि कौन आया। अरे ये क्या, ये तो लियांग है जो बड़े एटीट्यूड के साथ आ रही होती है। उसे देख मोटू बॉस कहता है कि हाई स्कूल की बच्ची यहाँ क्या करी है। यान यांग कहता है कि मुझे लगा मैंने अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ को देख लिया, लेकिन जैसे ही लियांग थोड़ी करीब आती है तो वो घबरा कर कहता है कि ये तो सच में ग्रेट ग्रैंड माँ है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।